हेलो प्यारे बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, टाइप ऑफ फोर्सेस। तो हमने बताया था कि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं और कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं। जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं वो उनमें आपस में कॉन्टैक्ट नहीं होता। ठीक है, और कॉन्टैक्ट फोर्सेज में क्या है कि दो बॉडीज़ के बीच में आपस में कॉन्टैक्ट होगा। वो कॉन्टैक्ट कैसे होगा कैसे नहीं होगा, देखो अब एक एक एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। ठीक है बेटा, ये आपकी जो आपकी बुक है उसमें शायद नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो क्या है, बार बार में यूज होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको पहले बताया था बेटा कि हम नॉन कांटेक्ट में ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स को ही स्टडी करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हम बेटा एक्चुअल में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो दो मोस्ट मासिस बॉडीज होती हैं उनके बीच में लगता है, जो कि हम यूनिट नंबर 3 में हम उसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। लेकिन एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स जो यहाँ बोल रहे हैं वो कौन सा फोर्स बोल रहे हैं, उस फोर्स को बेटा हम वेट बोलते हैं, जो यहाँ हम यूज करेंगे। और वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, देखिए वेट हम जो यहाँ यूज कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, एक्चुअल में ये जो है वो 3rd यूनिट का टॉपिक है, ध्यान रखना। वेट वेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेट को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। ठीक है, और डब्ल्यू की जो यूनिट होती है एम इंटू जी। ठीक है, ये सर ये एम इंटू जी, ये क्या है, जी क्या है और ये एम क्या है। बेटा एम जो है वो मास है किसी भी बॉडी का। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा आपका वेट बताइए, तो आप क्या बोलते हैं, आप सभी बोलते हैं 40 kg, 45 kg या 50 kg, ऐसा कुछ बोलते हैं आप सभी। ठीक है, लेकिन वो आप हमेशा गलत बोलते हैं। और आप नहीं, हमेशा सभी गलत बोलते हैं, सभी गलत बोलते हैं। क्योंकि देखिए बेटा, अगर वेट है, ठीक है, और वेट की डेफिनेशन क्या है, वेट की डेफिनेशन सुनिए ध्यान से कि वेट होता है, वेट कोई फोर्स है, वेट कोई फोर्स है जो एग्जर्ट होता है किसी भी बॉडी पर। वेट इज ए फोर्स एग्जर्टेड ऑन ए बॉडी। किसी भी बॉडी पर फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। अगर फोर्स है आपके पास, अगर आपके पास फोर्स है वेट, अगर आपके पास वेट एक फोर्स है तो उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। आपको ये पता चल गया कि जो वेट की यूनिट क्या है, तो यूनिट क्या होगी आपके पास, यूनिट जो हो गई वो एसआई में न्यूटन होगी और सीजीएस में क्या होगी, डाइन होगी। ठीक है, ये दो यूनिट हो गई। तो वेट की यूनिट होती है न्यूटन और डाइन। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए, आपको बता दिया गया कि फोर्स एक वेट है, नहीं वेट एक फोर्स है। ठीक है, उसकी यूनिट क्या है आपके पास, न्यूटन है, डाइन है। ठीक है, और W इज इक्वल टू एम इंटू जी हम लिखते हैं। जो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी होती है, वो अर्थ सरफेस की होती है, जो कि होती है हमारे पास G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ये होता है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू होती है। नियरली इक्वल हम यहाँ पर सभी में 10 लेंगे, हम यहाँ पर सभी में जी की वैल्यू 10 लेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब। ठीक है, तो सब चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की है अब तक। तो आपने ये समझा कि सर अगर वेट एक फोर्स है तो उसकी यूनिट न्यूटन या डाइन होगी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि आपकी जो वेट है वो कितना है, तो आप बोलते 40 kg है, 50 kg है, जो भी है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब अगर आपसे वेट पूछा जा रहा है तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो आप बोल रहे हैं वो गलत है, कहीं ना कहीं गलत तो है बेटा वो। ठीक है, और एक्चुअल में वो गलत होता है जो आप बोल रहे हो, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो मास बता रहे हो अपना। आप क्या बता रहे हो, आप अपना मास बता रहे हो। और आपका जो मास है, मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है या ग्राम होती है। मास की यूनिट देखिए बेटा, पीछे में बार बार इसलिए मैंने यूनिट पहले बताई थी, यूनिट देखिए, यूनिट से आपको पता चल जाएगा। यूनिट केजी है, केजी इसका मतलब किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है। ग्राम है, किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है। ठीक है, तो आपने बोला, मैंने पूछा आपका वेट कितना है, तो आपने बोला कि सर मेरा वेट 45 kg है। लेकिन 45 kg, केजी यूनिट तो किसकी, वो तो मास की होगी, वो वेट कहाँ से हुआ, वेट इज नॉट इज इक्वल टू मास।
वेट कभी भी मास के बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो वेट क्या होगा सर? वेट होगा बेटा आपका, अगर 40 केजी है, अगर आपका मास 40 केजी है, जी मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, ठीक है, तो आपका जो वेट हुआ, जो आपका वेट हुआ 40 इंटू 10, ये होगा 400 न्यूटन, 400 न्यूटन। तो बेटा हमेशा आपका जो वेट है वो 400 न्यूटन, 500 न्यूटन ऐसे होता है। तो सर जो वेइंग मशीन होती है हमारे पास, जो वेइंग मशीन बोलते हैं हम, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेइंग मशीन जो होती है सर वो क्या काम करती है? सर वो हम जब हम हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, आप सभी जाते हैं, तो आप देखते हैं कि जब आपके पास, जब आप उस मशीन पर, वेइंग मशीन पर खड़े होते हैं, तो आपसे डॉक्टर बोलता है कि आपका वेट कीजिए, वेट कितना है, ठीक है, तो आप वहाँ पर वेट करते हैं और वहाँ पर आप बताते हैं कि मेरा वेट सर 70 केजी है या 50 केजी है, जो भी, एनीथिंग है, जो भी आपका आता है वो मेजर करते हैं, ठीक है। तो आपने वेइंग मशीन पर देखा, तो वेइंग मशीन आपका क्या काम कर रही है? अब बेटा एक काम करना, ठीक है, देखिए आप एक बार सिंपल वे में खड़े होना वेइंग मशीन पर, ठीक है, वेइंग मशीन पर आपके घर में किसी के में भी, तो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप सिंपल पोजीशन में खड़े होना, ठीक है। तो आपका जो वेट है, मान लो 40 केजी शो कर रहा है, वो 40 केजी आपका शो कर रहा है, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, आप ओनली जो आपकी आपकी जो फिंगर से, जो पंजे बोलते हैं हम जिनको, आप उन पर खड़े हुईजिए, ठीक है। तो जैसे आप उन पर खड़े होंगे तो आपको जो डिफ्लेक्शन है, जो आपकी जो वेइंग मशीन की जो सुई आपके पास है, नीडल है, वो आपके पास डिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई देगी, वो आपके पास डिफ्लेक्ट, वो या तो ज़्यादा हो जाएगी 40 केजी से या कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वेइंग मशीन क्या काम कर रही है? वेइंग मशीन आपके पास क्या काम कर रही है बेटा? वेइंग मशीन आपका, जो आप अपनी बॉडी के द्वारा वेइंग मशीन पर जो फोर्स लगा रहे हो वो मेजर कर रही है। देखिए आपने, जैसे मैंने ये रखा, ये वेइंग मशीन, मान लो ये वेइंग मशीन है, ठीक है, मैंने ये हाथ रख दिया, अब डिफ्लेक्शन कितना शो हुआ वहाँ? अगर वहाँ डिफ्लेक्शन शो होगा 5 केजी, मान लो 5 केजी शो हो गया, ठीक है। अब मैंने फोर्स लगाया, थोड़ा सा तेज दबाया इसको अपने हाथ से, 7 केजी आ गया। मैंने और इस पर फोर्स लगाया, 10 केजी हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेइंग मशीन जो है आपके पास, जो जिस पर आप खड़े हैं, वो क्या काम कर रही है? वो मेरे हाथ को देख रही है, वो मेरा हाथ कितना उस पर फोर्स लगा रहा है वही तो मेजर कर रही है। ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा ना बेटा। मेरा हाथ जो है वो कितना फोर्स लगा रही है, मेरा हाथ जितना कितना फोर्स लगा रहा है वेइंग मशीन पर, वो वही तो मेजर कर रही है। अगर एक्चुअल में देखा जाए, अगर मेरा हाथ का जो वेट है, वो अगर आप ये कहते हो कि वेइंग मशीन जो है वो वेट मेजर करती है, वो एक्चुअल वेट मेजर करती है, तो अगर वो एक्चुअल वेट मेजर करती है, तो इसका मतलब मेरा 5 केजी आया था, तो चाहे मैं कितना भी लगा लूँ, जो वहाँ पर 5 केजी ही रहना चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। भाई मान लो मेरा तो हाथ का तो मास तो सेम ही रहेगा, मास थोड़ी चेंज हो सकता है, मास थोड़ी चेंज होगा बेटा। तो चेंज क्या हो रहा है वहाँ पर चेंज जो हो रहा है वहाँ पर बेटा, मेरा जो फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ वो चेंज हो रहा है। तो वेइंग मशीन क्या काम करती है? वेइंग मशीन भी आपके पास फोर्स को मेजर करती है जो कि आप लगा रहे हो। इसलिए मैंने बोला है आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पर कि आप एक बार वहाँ खड़े होकर देखिए, और वहाँ पर जब आप वेइंग मशीन पर अलग अलग पोजीशन में खड़े होंगे, ठीक है, पोजीशन का मतलब ये है कि आप एक बार सिंपल नॉर्मल पोजीशन में खड़े होइए और एक बार आप पंजे पर खड़े होकर देखिए, तो आपको जो आपका जो मेजर हो रहा था 40 केजी या 45, वहाँ से डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा, कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके जो पैर ने हैं, आपके पैर ने उस पर और ज़्यादा फोर्स लगाया है और वो फोर्स ज़्यादा शो कर रहा है। तो वेइंग मशीन क्या काम करती है? वेइंग मशीन भी फोर्स का काम करती है, मेजर करने का, ठीक है। तो W इज इक्वल टू M इंटू जी। अब आपसे कह दिया जाता है कि कोई भी यहाँ से अर्थ से मून पर जाता है तो मास कम क्यों हो जाता है, डिक्रीज क्यों हो जाता है? बेटा वेट डिक्रीज क्यों हो जाता है? क्योंकि वो वेट इसलिए डिक्रीज होता है कि जो जी है ये चेंज हो जाता है,
मास चेंज नहीं होता, जी चेंज हो जाता है वहाँ पर। इसलिए आपका वेट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है अलग अलग प्लेनेट पर, क्योंकि वो जी की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। वो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स था, और वो फोर्स कौन सा है? वो फोर्स वेट होता है। और वो वेट जो होता है, ग्रेविटेशनल का मतलब होता है कि अर्थ के द्वारा हमारे पास, अर्थ किसी बॉडी पर, अर्थ किसी बॉडी पर कितना वेट लगा रही है, कितना फोर्स लगा रही है, और उसको बोलते हैं, हम वेट बोलते हैं, mg से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास अर्थ सरफेस है, समझिए ध्यान से। ठीक है, ये आपके पास कोई भी बॉडी है, यहाँ है। ठीक है, तो ये हमेशा, ये सेंटर है इसका, मान लो ये सेंटर है। ठीक है, अर्थ के सेंटर के डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये क्या लगता है? हमेशा mg लगेगा। तो हमेशा mg तो है, हमेशा लगेगा ही लगेगा। mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहा हूँ वेट को, वो हमेशा लगेगा, ध्यान रखना। वो हमेशा लगेगा ही लगेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए हर एक बॉडी पर ये तो कंपलसरी होगा कि mg लगेगा। सर ये किस डायरेक्शन में लगेगा? ये टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा बेटा, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। मान लो यहाँ पर कोई बॉडी प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पर कोई बॉडी प्रेजेंट है, तो आप ये मत कर देना कि ये आपका पास ये होगा। आपको अगर ये शेप दे रखी है, सुनो बेटा ध्यान से, ये शेप दे रखी, अगर कोई भी शेप नहीं दे रखी हो, सुनो ध्यान से, अगर कोई भी शेप नहीं दे रखी हो अर्थ की, आपसे सिर्फ ये दे दिया जाए कि ये आपके पास एक बॉक्स है, इसका 5 kg मास है। ठीक है, तो इसमें एक जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 101% लग रहा है, और वो क्या है? mg है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये सिंपल शो करना है। अगर आपके पास अर्थ सरफेस की ऐसी लोकेशन दी जाए, शेप दी जाए, और फिर आपसे कहा जाए, तो देखिए बेटा ये जो पॉइंट है यहाँ ऐसे नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। ये फोर्स ऐसे लगेगा, mg टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ है तो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ये लगेगा mg, यहाँ पर mg लगेगा। ठीक है, तो mg हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, g की वैल्यू 10 लेंगे, 9.8 होती है, लेकिन 10 लेंगे। तो ग्रेविटेशन फोर्स का वेट का ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। अब कुछ यूनिट्स है, कौन कौन सी यूनिट है? यूनिट क्या है देखो, एब्सोल्यूट यूनिट तो आपको फोर्स की पता चलेगी कौन कौन सी होती है। MKS में क्या होती है? न्यूटन होती है, और CGS में क्या होती है? डाइन होती है। एक बेटा ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती है, मैंने शायद बताया था, ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल, या जिनको हम प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं, जिनको हम प्रैक्टिकल यूनिट्स बोलते हैं, तो वो क्या होती है? वो kg वेट होती है, kg वेट, और kgf लिखते हैं, kg फोर्स लिखते हैं। ठीक है, तो kg फोर्स भी लिखते हैं इसको। ठीक है, या CGS में क्या होगा? ग्राम वेट और ग्राम फोर्स, GF। ठीक है, रिलेशन क्या होती है बेटा? रिलेशन होती है 1 kg वेट में, 1 kg वेट में 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, 1 ग्राम वेट में, 1 ग्राम वेट में 980 डाइन होता है, 980 डाइन होता है। ठीक है, और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। ये इंपॉर्टेंट है चीज़, ये न्यूमेरिकल्स के लिए, आप लोगों के लिए है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो थोड़ा सा हाई लेवल है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये बेसिक चल रहा है, उसके बाद तो सिर्फ न्यूटन लॉज मोशन है, वो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्यों करवा रहे हैं ये आपको ये तब पता चलेगा जब आपके पास कौन सा होगा, जब आपके पास NTSC का एग्ज़ाम दोगे, तब आपके पास सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब इसके बाद है क्या है? इसके बाद है, मैं एक बार फोर्सेज बता देता हूँ सभी की। ठीक है, जर्नली जो फोर्सेज लग रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लो सेकंड कौन सा है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, सेकंड में है कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले मैं टेंशन की बात कर लेता हूँ, T फोर्स की। ठीक है, तो देखिए बेटा, टेंशन फोर्स हमेशा किसी भी स्ट्रिंग आपके पास बंधी हुई होगी, धागा बंधा हुआ होगा, तो जो स्ट्रिंग होगी वो उसमें ही लगता है, हमेशा ध्यान रखना। किस में लगेगा सर? स्ट्रिंग में लगेगा। स्ट्रिंग क्या होती है सर? धागा होता है। मान लो ये दो है, ठीक है, ये एक रस्सी से बंधी हुई है। ठीक है, तो इस पर ये टेंशन फोर्स लगेगा। ठीक है,
और इस पर ये टेंशन फोर्स लगेगा, ये टी और ये टी। अगर एक रस्सी से बंधे हुए हैं तो टेंशन सेम रहेगी, अगर स्ट्रिंग चेंज हो गई तो क्या होगा, टेंशन भी चेंज हो जाएगी। जितनी ज़्यादा स्ट्रिंग होगी उतने ज़्यादा ही टेंशन फोर्स होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, क्यों होते हैं देखो बेटा, मान लो ये आपके पास एक बॉब लटका हुआ है, बॉब या बॉल जिसको बोल दो, ठीक है। इसका जो फोर्स है, एक मैं mg क्यों समझाया, पहले mg इसलिए समझाया, एक तो डाउनवर्ड हो गया, क्योंकि अगर मान लो ये नहीं होती, अगर मान लो स्ट्रिंग से नहीं बंधा होता तो ये क्या होता है, सीधा नीचे चला जाता। कौन सा फोर्स लगता सर, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता, जिसको हम वेट बोलते हैं, और वो क्या होता है, mg होता है, और वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सीधा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ पर चला जाता। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा फोर्स आया जो इसको बैलेंस कर रहा है, जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, तो ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स स्ट्रिंग फोर्स होता है, और जिसको हम टेंशन फोर्स बोलते हैं। ये कैसे लगेगा, ये ऊपर की साइड लगेगा, ये वाला। सुनना बेटा, ध्यान से समझना सारी चीजें, थोड़ा सा हाई लेवल का टॉपिक है ये। तो ये क्या हो गया, ये टेंशन हो गया। तो T इज इक्वल टू mg, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, T इज इक्वल टू mg। तो T क्या है, यहाँ पर टेंशन फोर्स बोलते हैं इसको। T इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, टेंशन फोर्स है, और ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये किसके बराबर है, इसकी वैल्यू mg के बराबर है। ठीक है बेटा, अब मान लो आपके पास ऐसे कुछ बॉडीज रखी हुई है, ठीक है, ये है, इसमें टेंशन इस साइड, इसका इस साइड और इसका इस साइड, इसका इस साइड और इसका इस साइड। देखिए, अलग दो स्ट्रिंग है तो दो ही टेंशन फोर्स होंगी। एक स्ट्रिंग में यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीट में सेम टेंशन फोर्स रहेगा, ये ध्यान रखना है, टेंशन फोर्स सेम रहेगा, या तो ये निकाल लीजिए या ये निकाल लीजिए। डाउनवर्ड में सुनिए ध्यान से, ये डाउनवर्ड में mg लगेगा ही लगेगा, डाउनवर्ड में mg, इसका जो मास होगा उसके हिसाब से ये mg लगेंगे ही लगेंगे। तो दो फोर्स मैंने बता दी, कौन कौन से, टेंशन और स्ट्रिंग। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, सुनिए बेटा ध्यान से। नॉर्मल रिएक्शन, सर नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, देखिए बेटा, मान लो ये ब्लॉक, ये ऐसे है, ये टेबल है, ठीक है, ये आपके पास एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास जो है वो 5 kg है, ठीक है, ओके। सर इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड में होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये हमें पता है। लेकिन ये सर, ये जो आपके पास जो बॉक्स है ये 5 kg का है, तो ये नीचे की तरफ क्यों नहीं जा रहा, सेंटर की तरफ क्यों नहीं जा रहा, अर्थ की तरफ नीचे गिर क्यों नहीं रहा, ये टेबल पर ही क्यों रखा है, ये इसलिए रखा है बेटा, क्योंकि ये जो टेबल है, ये इस पर एक फोर्स लगा रही है, और उस फोर्स को हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सरफेस कांटेक्ट पर पेन रखिए, और जिस बॉडी पर आप देख रहे हैं, उसी की तरफ एरो कर दीजिए। तो हम किस पर देख रहे हैं, बॉक्स पर देख रहे हैं, तो ये नॉर्मल रिएक्शन N हो गया। ये दोनों साइड लगेगा, बॉक्स टेबल पर भी लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और टेबल बॉक्स पर भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है, दोनों लगाएंगे। लेकिन हम देख जिस पर रहे हैं उस पर देखना। अगर मान लो हमें टेबल पर पूछा जाता तो हम क्या करते, सरफेस कांटेक्ट पर पेन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग जाता हमारे पास। ठीक है बेटा, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो फोर्स होता है जो कांटेक्ट पर लगे, जो दो बॉडीज के कांटेक्ट होने पर, जो दो बॉडीज के, समझिए ध्यान से, दो बॉडीज के कांटेक्ट होने पर एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, जो कि एक दूसरे पर लगाएंगे ही लगाएंगे।
ये पेन इस पर लगा रहा है ब्लैक वाला, और रेड वाला ब्लैक पर लगा रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। और इस फोर्स को जो कॉन्टैक्ट सरफेस पर हो रहा है, अगर मुझे रेड पेन पर देखना है, तो मैं सरफेस कॉन्टैक्ट पर पेन रखूंगा और रेड की तरफ एरो कर दूंगा। अगर मुझे ब्लैक पर देखना है तो मैं सरफेस कॉन्टैक्ट, ये जो सरफेस कॉन्टैक्ट हो रहा है इस पर पेन रखूंगा और आपके पास ब्लैक पर की तरफ एरो कर दूंगा। तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये होगा भी, ये कई बार नहीं भी लगेगा, ऐसा नहीं है कंपलसरी है। कंपलसरी कौन सा है? mg वाला। रीजन क्यों है? क्योंकि जब आपके पास स्ट्रिंग होगी, जब आपके पास स्ट्रिंग था, ठीक है, तो स्ट्रिंग में जब हम देख रहे थे ये टेंशन फोर्स, ये mg फोर्स, यहाँ कोई नॉर्मल रिएक्शन का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि दो बॉडीज का कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जब दो बॉडीज का कॉन्टैक्ट आपस में हो, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन क्या है? कि दोनों आपस में एक दूसरे से टच कर रही हो, ध्यान रखना बेटा, एक दूसरे से पर टच कर रही हो, एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हो, टच करने का मतलब फोर्स लगा रही हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहलाता है। उसके बाद मैंने क्या बताया था? उसके बाद जो थर्ड बताया था मैंने, ये सिंपल है बेटा, जो नॉर्मल रिएक्शन हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स। जो स्प्रिंग जो होता है वो आपके पास, उसमें जो हम खिंचाव, जो कंप्रेशन का जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन जरूरी है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है वो डीपली हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे, मैं एक बार हिंट दे देता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जैसे ही आपकी गाड़ी चलती है, ठीक है, तो गाड़ी चल रही है या कोई भी आपके पास मान लो ये सरफेस है, यहाँ मैंने एक बॉल को किसी यू वेलोसिटी से थ्रो किया, ठीक है, तो ये कुछ टाइम बाद कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इस पर कोई ना कोई बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई ना फोर्स लग रहा है जो कि इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो फोर्स कहलाता है वो फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है हमारे पास, ठीक है। और वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, नंबर 1, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स काम क्या करता है? जैसे मान लो, देखो अब और कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपकी गाड़ी वगैरह चलती है, ठीक है, तो गाड़ी जब चलती है आपकी, तो ठीक है, तो गाड़ी जब आपकी चलती है तो जो बारिश का टाइम होता है तो आपकी जो है वो फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है, होती है ना, और वैसे रोड पर नहीं होती। रीजन क्या होता है? जब आपके पास जो रोड होता है बेटा, जो आपके पास ये चारकोल वाला जो रोड होता है ना, मेन जो रोड होता है, उसमें आपके पास देखना गैप होते हैं बीच में, ठीक है। जो गैप होते हैं वो क्या करते हैं? वो फ्रिक्शन का ही काम करते हैं वहाँ। जब आपके पास बारिश वगैरह हो जाती है तो वो जिस क्या होती है, उन पर मिट्टी आ जाती है रोड पर, ठीक है। तो रोड पर मिट्टी आ जाती है तो फ्रिक्शन वहाँ पर वैल्यू कम हो जाती है और इसके कारण वो ज़्यादा जो आपके साधन है वो फिसलना शुरू कर देते हैं, आप गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल टाइम के लिए आपको नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के कारण जो लगता है उसके बारे में हम डिस्कस किया था ये टॉपिक में, ठीक है। इसके बाद हम इनर्शिया का टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। एक फ्री बॉडी डायग्राम आपको थोड़ा सा समझाना है कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है, वो आपकी NTSC के एग्जाम में जब आपकी क्लासेज होगी तभी समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू।